हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th की मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन स्मीट अप क्रिया को सीखने वाले हैं। इससे पहले वीडियो में हमने 11 रिएक्शन को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने उन रिएक्शंस को नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ। जल्द ही आपको ये रिएक्शन अच्छे से क्लियर होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं और रिएक्शन को देखते हैं। हम इसकी डिफिनेशन पर ना ध्यान देते हुए इसमें जो इसकी रिएक्शन दी गई है उससे हम इसकी डिफिनेशन को बनाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले भी वीडियोस में मैंने यही किया है, क्योंकि आपको जो ये रिएक्शन है इससे आप अगर डिफिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे तो आप डिफिनेशन याद नहीं करनी पड़ेगी, रटनी नहीं पड़ेगी। केवल आपको एक रिएक्शन ही अपने माइंड में रखना है और उसी से आप बना सकते हैं। तो चलते हैं, हम लोग इसको बनाते हैं। आप देख सकते हैं RCOOH जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है और जो R है वो एल्किल समूह है। तो यहाँ पर COOH कार्बोक्सिलिक एसिड है। और आप देख सकते हैं N3H जो है जिसमें 3 नाइट्रोजन है और 1 हाइड्रोजन है, तो वो हाइड्रोजोइक एसिड बना रहा है। जब हम इनकी अब क्रिया कराएंगे, ये संपूर्ण जो रिएक्शन है वो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 की उपस्थिति में होती है। तो ये हमारे पास जब अभिक्रिया होती है इन दोनों की, हम अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो प्राथमिक एमीन बनता है यानी प्राइमरी एमीन बनता है। और कार्बन डाइऑक्साइड तो आप जानते हैं CO2 होता है, ये भी गैस होती है, तो ये गैस के रूप में निकल जाती है। और यहाँ पर नाइट्रोजन भी गैस होती है, तो ये भी गैस के रूप में निकल जाती है। हमारे पास जो बचता है वो प्राथमिक एमीन बचता है। तो हम इससे डिफिनेशन अगर बनाने की कोशिश करें तो इस प्रकार डिफिनेशन हो सकती है कि जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में यानी H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो प्राथमिक एमीन बनता है। यह अभिक्रिया स्मिट अभिक्रिया कहलाती है और इस अभिक्रिया का उपयोग कार्बन परमाणुओं की संख्या कम करने के लिए किया जाता है। क्योंकि आप देख सकते हैं इधर एक कार्बन है हमारे पास जो कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ जो C है वो हमारे पास केवल कार्बन है, आप देख सकते हैं, और कहीं कार्बन नहीं है। अगर हम इसको हटाना है तो हम स्मिट अभिक्रिया करा देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर प्राथमिक अमीन बन जाएगा जिसमें नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और इस तरफ जो भी एल्किल समूह होगा उसका रहेगा। और आप देख सकते हैं एक कार्बन CO2 यानी ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये निकल जाएगा, जो कि हमारे पास ये कार्बन कम हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कार्बन परमाणुओं की संख्या को इससे कम करा सकते हैं। अब इसकी जो रिएक्शंस हैं वो हम एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों करने वाले हैं। जो आपको ये CH3COOH यानी CH3 कार्बन श्रृंखला वाली खुली श्रृंखला वाली दिख रही है, ये एलिफैटिक। और जो आप C6H5 देख रहे हैं ये जो है ये एरोमेट्रिक है। तो पहले हम एलिफैटिक की रिएक्शन देखेंगे किस प्रकार रिएक्शन इसकी होगी। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं ये जो मेन रिएक्शन है RCOOH प्लस में NH3, ये हम नोट करते हैं। इसी से हम लोग आगे की रिएक्शन इसमें R के स्थान पर हम रख कर सकते हैं। तो ये है RCOOH प्लस में हम इसको N3H को इस प्रकार लिख सकते हैं NH और ये N2। इस प्रकार हम जब इसको लिखेंगे तो ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा यानी सांद्र H2SO4 हो जाएगा हमारे पास। फिर हम यहाँ पर अगर देख सकते हैं कि जो RCOOH है इसकी रिएक्शन प्राथमिक एमीन हमसे बन रहा है ये बना रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर C और OO ये तो निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोगों ने निकाल दिया, CO2 निकाल दिया, और प्लस में एक आप देखते हैं नाइट्रोजन 2 है, ये नाइट्रोजन 2 निकाल देंगे। बाकी जो हमारे पास बचा वो उसी तरह हम लिख देंगे। यहाँ पर हमारे पास R बचा यानी एल्किल समूह बचा, और एक हाइड्रोजन बचा, और एक ये हाइड्रोजन यानी H2 बचा, और एक नाइट्रोजन हमारे पास बचा। तो यहाँ पर ये हो गया प्राथमिक एमीन हमारे पास बन गया हमारा, जो कि कार्बन और नाइट्रोजन तो निकल जाएंगे। अब इसी प्रकार हम एलिफैटिक और एरोमेट्रिक की अभिक्रियाएं कर सकते हैं। आपको जो भी इजी लगे आप एक डिफिनेशन याद कर लीजिएगा
माइंड में सेट कर लीजिएगा। मैं एलिफैटिक की बता रहा हूँ, उसके बाद एरोमेटिक मैं दोनों बताऊँगा। एलिफैटिक की आप देखिए, अब एलिफैटिक में जो आर है, आर के स्थान पर हम रख सकते हैं CH3, C2H5 एटसेट्रा रख सकते हैं। तो आर की जगह पर एलिफैटिक में हम CH3 रखने वाले हैं, तो ये CH3 COOH प्लस में N, इसी प्रकार हम लोग इसको N3H को ओपन करके लिखेंगे NHN2 और इज इक्वल टू हमें यहाँ पर सांद्र H2SO4 रहेगा। फिर जब अभिक्रिया कराएंगे तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, यानी CO2 निकल गया, और प्लस में नाइट्रोजन निकल गया। तो नाइट्रोजन निकल गई, जो बाकी जो भी बचा उसको हम उसी तरह लिख देंगे। जो हमारे पास बचा CH3 और NHH2, यहाँ पर NH2 बचा। आप देख सकते हैं इसका नाम क्या हो जाएगा। ये तो हो गया मेथिल समूह और ये हो गया एमीन, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल एमीन। ये हो जाएगा मेथिल एमीन। इसको आप जानते हैं कार्बन है, ये है नाइट्रोजन। इसी तरह आपको एरोमेटिक की हो जाएगी अभिक्रिया। एरोमेटिक में क्या है, जो आर है उसकी जगह हम लोग रखेंगे C6H5 रखने वाले हैं एरोमेटिक में। तो आर की जगह पर C6H5 रखेंगे। आप देख लीजिए यहाँ पर जो हो जाएगा C6H5 COOH और प्लस में हम उसको हाइड्रोजोइक अम्ल को इसी प्रकार ओपन करके लिखेंगे NHN2। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सांद्र H2SO4 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे, नाइट्रोजन निकाल देंगे। पहले हम CO2 निकल गई और प्लस में N2 निकल गई। उसके बाद जो बचा उसको उसी प्रकार लिख देंगे। C6H5 बचा, C6H5 बचा, और यहाँ पर हम देख सकते हैं एक N बचा जो कि N हो गया, और एक HA और एक HA, ये H2 हो जाएगा। इसका जो हमारा नाम हो जाएगा वो है एनिलीन। ये हमारे पास बन गया एनिलीन। आप इसी प्रकार यहाँ पर भी रिएक्शन कराई गई हैं, आप देख सकते हैं। सेम मैंने रिएक्शन वहाँ पर भी कराया है और ये भी रिएक्शन सेम है। आप इन दोनों में से, ये तो मेन रिएक्शन हो गई, उसके बाद एग्जाम्पल में आप इन दोनों में से किसी एक को अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। और यहाँ पर सब में सांद्र H2SO4 ही रहेगा, सांद्र H2SO4, और इनके सबके नाम भी आप इनके नीचे लिख दीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर रहा होगा। इसी प्रकार के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।